आज का हमारा मिशन है कि हम इस पूरे दस्तावेज को यानी इन नोट्स को बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह पढ़ेंगे और समझेंगे। मतलब हम इसे पंक्ति दर पंक्ति गहराई से देखेंगे। हाँ, और मैं कोशिश करूंगी कि उन पंक्तियों को एक शिक्षक की तरह बहुत ही शांत और सरल शब्दों में स्पष्ट कर सकूं, ताकि जो भी इसे सुन रहा है उसके दिमाग में पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पेज पे ही हमारे सामने दो बहुत ही शानदार तस्वीरें हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है अमेज़न के बेहद घने जंगलों का एक दृश्य और उसके ठीक बगल में वाराणसी के गंगा घाट की एक तस्वीर है। ये दोनों तस्वीरें अपने आप में एक पूरी कहानी कहती हैं। एक तरफ बिल्कुल जंगली और प्राकृतिक माहौल है और दूसरी तरफ इंसानों द्वारा बसाया गया एक बहुत ही पुराना और सांस्कृतिक शहर। हाँ, तो अब मैं स्रोत से पहली हेडिंग और उसकी कुछ लाइनें बिल्कुल शब्दशः पढ़ता हूं, जैसा यहां लिखा है। इसमें लिखा है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश भूमध्य रेखा के आसपास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच स्थित है। देखिए, इसे समझना बहुत ही आसान है। अगर आप पृथ्वी के ग्लोब को इमेजिन करें तो उसके बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा होती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा, राइट? हाँ बिल्कुल। तो उसी भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर यानी 10 डिग्री उत्तर और थोड़ा सा नीचे यानी 10 डिग्री दक्षिण का जो हिस्सा है उसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। अच्छा। और इसके आगे स्रोत में शब्दशः लिखा है कि इसे भूमध्य रेखीय प्रदेश भी कहते हैं और अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अमेज़न नदी पृथ्वी के बिल्कुल बीच वाले उस बहुत ही गर्म इलाके में है। एक और परिभाषा यहाँ दी गई है, मैं शब्दशः पढ़ता हूँ। उपोष्ण प्रदेश 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होते हैं। हाँ, तो जैसे ही हम उस 10 डिग्री वाले इलाके से थोड़ा और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब 10 से 30 डिग्री के बीच, तो मौसम थोड़ा बदल जाता है। इसे हम उपोष्ण प्रदेश कहते हैं। अच्छा, इसी पन्ने पर रेणुका का एक अवलोकन भी दिया गया है। मैं इसे शब्दशः पढ़ता हूँ। विश्व में लोग अलग दिखते हैं पर मूल आवश्यकताएं समान हैं, जैसे भोजन, कपड़े और आवास। ये बहुत ही गहरी बात है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग दिखने में भले ही अलग हों, लेकिन सबको खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर चाहिए ही चाहिए। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक वर्ल्ड मैप जिसमें ये दोनों क्षेत्र यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं। तो क्या हमारा भौतिक वातावरण ही ये तय करता है कि हमारी ये मूल आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? बिल्कुल, प्रकृति ही हमें वो कच्चा माल देती है जिससे हम अपना घर बनाते हैं या अपना भोजन जुटाते हैं। इंसान बस उस पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। चलिए अब दूसरे सेक्शन पे चलते हैं जहां अमेज़न बेसिन की स्थिति और जलवायु के बारे में बात की गई है। मैं लाइनें शब्दशः पढ़ता हूं। हाँ बिल्कुल, पढ़िए। लिखा है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जब कोई नदी पहाड़ों या जमीन से बहते हुए जाकर समुद्र या महासागर में गिरती है तो उस गिरने वाली जगह को मुहाना कहते हैं। मतलब जहां नदी का सफर खत्म होता है। एकदम सही। और बेसिन का मतलब है वो पूरा इलाका जहां से मुख्य नदी और उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां पानी इकट्ठा करके लाती हैं। ये एक बहुत बड़े कटोरे जैसा होता है। स्रोत में यह भी शब्दशः लिखा है कि यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेसिन कितना विशाल है। ये दक्षिण अमेरिका के इतने सारे देशों में फैला हुआ है। हाँ, अब मैं इसकी जलवायु वाला हिस्सा शब्दशः पढ़ता हूँ। अमेज़न बेसिन में पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। तो यहाँ नम और आर्द्र का मतलब है बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी या चिपचिपाहट। क्योंकि यह जगह भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए सूरज की गर्मियां बहुत तेज पड़ती है और गर्मी से पानी भाप बनता है। बिल्कुल, और वही भाप हवा में नमी बढ़ा देती है जिससे शरीर हमेशा चिपचिपा महसूस करता है। अच्छा, स्रोत में आगे शब्दशः लिखा है, इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। मतलब आपको वहां संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अचानक से काले बादल आएंगे और तेज बारिश शुरू हो जाएगी और ये हर दिन का रूटीन है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है
अमेज़न बेसिन का एक नक्शा और उसके साथ ही जलवायु को दर्शाने वाले कुछ चित्र हैं, जैसे तेज चमकता सूरज, काले बादल और एक थर्मामीटर जो बहुत ऊंचा तापमान दिखा रहा है। हाँ, ये चित्र बहुत अच्छे से समझा रहा है कि वहाँ गर्मी और नमी का जो मिश्रण है वो कितना चरम स्तर का है। अब हम तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो अमेज़न के वर्षावन और वन्य जीवों के बारे में है। मैं स्रोत की लाइनें शब्दशः पढ़ता हूं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। और सघन का मतलब है बहुत ही ज्यादा घने जंगल, इतने घने कि आप उनके अंदर आसानी से चल भी नहीं सकते। हाँ, स्रोत में आगे शब्दशः लिखा है, वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से वितानसी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। वितान का मतलब है एक प्राकृतिक छत या कैनोपी। पेड़ों की ऊपर वाली टहनियां और पत्ते आपस में इस तरह गुंथ जाते हैं कि आसमान दिखाई ही नहीं देता। अरे वाह, तो नीचे जमीन पर अंधेरा रहता होगा। बिल्कुल, दिन के समय भी जमीन पर अंधेरा रहता है, क्योंकि सूरज की रोशनी उस पत्तों की छत को पार ही नहीं कर पाती। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ। शब्दशः लिखा है यहाँ कि भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। देखिए, जो पौधे जमीन पर हैं उन्हें धूप तो मिल नहीं रही, तो कुछ खास तरह के पौधे होते हैं जो सीधे जमीन पर उगने के बजाय दूसरे ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर उगाते हैं, ताकि उन्हें ऊपर धूप मिल सके। एकदम सही। इन्हें ही हम परजीवी या एपिफाइटिक पौधे कहते हैं, और एफ्रीडा और ब्रोमीलाइड इसके बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यहाँ एक क्या आप जानते हैं वाला बॉक्स भी है। मैं इसे शब्दशः पढ़ता हूँ। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। यह प्रकृति का कितना अद्भुत डिजाइन है। मेंढक को अंडे देने के लिए तालाब जाने की जरूरत ही नहीं है, वो एक पौधे की पत्तियों के बीच जमा पानी का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है वन की अलग अलग परतें, यानी नीचे से लेकर ऊपर वितान तक का डायग्राम, और साथ ही टूकन पक्षी, टैपियर जानवर और ब्रोमीलाइड पौधे के अंदर बैठे एक छोटे से मेंढक का चित्र भी है। हाँ, और ये सभी जीव इस अनोखे पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल चुके हैं। अच्छा, स्रोत में वन्य जीवों के बारे में भी शब्दशः कुछ लिखा है। पक्षियों में टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पिरंती वाले पक्षी, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। और ये बड़ी चोंच इसलिए होती है क्योंकि पेड़ों की जो डालियां फलों से लदी होती हैं वे बहुत कमजोर होती हैं, तो पक्षी दूर से ही अपनी लंबी चोंच से फल तोड़ लेते हैं। आगे शब्दशः लिखा है, प्राणियों में बंदर, स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपीर भी पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां जैसे मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा और बोआ भी यहाँ पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों से ही नहीं बल्कि कितने खतरनाक और अजीबोगरीब जानवरों से भी भरा हुआ है। हाँ, और स्रोत में यह भी लिखा है कि जलचरों में पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि जमीन पर धूप न पहुंचने के कारण यहाँ केवल छांव में पनपने वाले पौधे ही जीवित रहते हैं। क्या यही कारण है कि यहाँ के जानवरों में भी अलग तरह के बदलाव आ गए हैं? बिल्कुल, प्रकृति का यही नियम है। जो जानवर या पौधा अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को नहीं ढालता, वो जीवित नहीं रह पाता। अब हम चौथे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो अमेज़न के निवासियों, उनके आवास और विकास के बारे में है। मैं फिर से शब्दशः पढ़ता हूँ। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। तो यहाँ काम का एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन है। पुरुष जंगल और नदी में जाते हैं और महिलाएं खेती संभालती हैं। आगे कृषि पद्धति के बारे में शब्दशः लिखा है, वे मुख्य रूप से टैपियोका, अनन्नास और शकरकंद उगाते हैं। ये कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। कर्तन एवं दहन, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है, स्लैश एंड बर्न। मतलब काटना और जलाना। बिल्कुल,
आदिवासी जंगल के एक छोटे हिस्से के पेड़ काटते हैं और उन्हें जला देते हैं। उस राख से मिट्टी में थोड़े समय के लिए पोषण आ जाता है, जहां वे कसावा जैसी फसलें उगाते हैं। अच्छा, स्रोत में नकदी फसलों का भी जिक्र है। शब्दशः पढ़ रहा हूँ, ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। हाँ, तो ये सिर्फ अपनी जरूरत का खाना ही नहीं उगाते, बल्कि कॉफी और कोको जैसी चीजें भी उगाते हैं जिन्हें बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। अब घरों के बारे में जो लिखा है वो पढ़ता हूँ। शब्दशः लिखा है, वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तीव्र ढलान वाली छत का कारण वही जलवायु है, क्योंकि वहां हर दिन मूसलाधार बारिश होती है। इसलिए छत ऐसी बनाई जाती है कि पानी तुरंत नीचे फिसल जाए और छत पर रुके नहीं। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है आदिवासियों को खेतों में काम करते हुए एक बहुत बड़ा मलोका घर और एक डायग्राम जिसमें जंगल कटने से जमीन बंजर होती हुई दिखाई गई है। स्रोत में इस विनाश के बारे में भी शब्दशः कुछ लिखा है। हाँ, बताइए क्या लिखा है। लिखा है, 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। विकास की गतिविधियों के कारण यहाँ के मूल निवासियों को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा। और ये बहुत ही दुखद बात है। वो महामार्ग या हाईवे विकास के लिए तो बना, लेकिन उसने वहां की सदियों पुराने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया। आगे शब्दशः लिखा है, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। और वो जो डायग्राम आपने अभी बताया ना, जिसमें जंगल बंजर हो रहा है, वो इसी बात को समझाता है। जब पेड़ कट जाते हैं तो बारिश वहां की उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाती है और हरा भरा जंगल बंजर हो जाता है। ये तो सच में चिंता की बात है। खैर, अमेजन की इस भूमध्य रेखीय जलवायु को समझने के बाद अब हम थोड़ा अपनी तरफ आते हैं, मतलब भारत के उपोष्ण क्षेत्र की ओर। हाँ बिल्कुल, ये हमारा 5वां सेक्शन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। मैं इसकी स्थिति और भौगोलिक विशेषताओं को शब्दशः पढ़ता हूँ। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। तो अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास था, लेकिन हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन थोड़ा ऊपर है, इसलिए यहाँ की जलवायु अमेज़न से काफी अलग है। आगे नदियां बताई गई हैं। शब्दशः लिखा है, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। ये सभी नदियां हिमालय से निकलकर आती हैं और अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेकर मैदानों में बिछा देती हैं। भौगोलिक विशेषताओं के बारे में शब्दशः लिखा है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से मॉनसूनी है। इमेजिन में साल भर बारिश होती थी, लेकिन हमारे यहाँ मॉनसून का एक खास मौसम होता है, जून से लेके मध्य सितंबर तक। यहाँ मौसम बदलता रहता है, सर्दियां भी आती हैं और गर्मियां भी। यहाँ चित्र में दिखाया गया है भारत का नक्शा, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही पहाड़ी गांव और मैदानी गांवों के चित्र भी हैं। स्रोत में जनसंख्या वितरण के बारे में शब्दशः लिखा है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। इसे ऐसे समझिए कि पहाड़ों पर खड़ी ढलान होती है, वहां घर बनाना, सड़कें बनाना और खेती करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पहाड़ों पर लोग कम रहते हैं। हाँ, आगे शब्दशः लिखा भी है कि अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त हैं, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। बिल्कुल, मैदानों की जमीन एकदम समतल मिट्टी है, वहां नदियां होती हैं, पानी भरपूर होता है और मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, तो जाहिर है वहां ज्यादा लोग रहेंगे।
ये हमें हमारे छठे सेक्शन की तरफ ले जाता है जो जनसंख्या घनत्व और कृषि पर है। मैं पहले एक परिभाषा शब्दशः पढ़ता हूं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। मतलब अगर आप जमीन पर 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एक चौकोर डिब्बा या बॉक्स बना दे तो उसके अंदर कितने लोग रहते हैं? अच्छा, स्रोत में कुछ एनसीईआरटी का डेटा भी शब्दशः दिया गया है। जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 और बिहार का 1102 है। तो अब आप खुद सोचिए, उत्तराखंड जो कि एक पहाड़ी राज्य है, वहां उसी 1 किलोमीटर के डिब्बे में सिर्फ 189 लोग रह रहे हैं। लेकिन बिहार और बंगाल के मैदानों में उसी डिब्बे में 1000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और इसका मुख्य कारण वही है, समतल जमीन और खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। अब कृषि के बारे में शब्दशः पढ़ता हूं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। धान यानी चावल, क्योंकि धान की फसल को लगातार बहुत सारे पानी की जरूरत होती है और इन मैदानी इलाकों में नदियों की वजह से पानी की कोई कमी नहीं है। हाँ, स्रोत में आगे शब्दशः लिखा है, चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहां अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। तो ये लोग अपने खाने के लिए भी फसलें उगा रहे हैं और बाजार में बेचकर पैसे कमाने के लिए गन्ना और जूट भी उगा रहे हैं। कुछ बागानों का भी जिक्र है। शब्दशः लिखा है, मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे इलाके का मौसम और मिट्टी बदलती है, वैसे वैसे वहां की फसलें भी बदल जाती हैं। हाँ, अब मैं एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बॉक्स पढ़ता हूं जो वेदिका कृषि के बारे में है। शब्दशः लिखा है, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। ये इंसानी दिमाग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। पहाड़ों पर ढलान होती है तो पानी बहुत तेजी से बहता है और सारी मिट्टी और बीज बहा ले जाता है। तो सीढ़ियां बना देते हैं। बिल्कुल, जब हम पहाड़ को काटकर बड़ी बड़ी सीढ़ियां या वेदिकाएं बना देते हैं तो पानी की रफ्तार टूट जाती है। वो रुक रुक कर नीचे आता है, जिससे मिट्टी बहने से बच जाती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है जनसंख्या घनत्व को समझाने वाला 1 स्क्वायर किलोमीटर का बॉक्स। धान की लहलहाती खेती, असम के चाय के बागान और वेदिका कृषि का एक बहुत ही स्पष्ट डायग्राम, जिसमें पानी के बहाव को धीमा करते हुए दिखाया गया है। सीढ़ीदार खेत बनाकर पानी का प्रवाह धीमा करना, क्या ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण नहीं है? बिल्कुल है। इंसान ने पहाड़ को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसी के डिजाइन को थोड़ा सा बदलकर अपने लायक बना लिया। अब 7वें सेक्शन पर आते हैं, वनस्पति और वन्य जीव। मैं लाइनें शब्दशः पढ़ता हूं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा है। देखिए, मैंग्रोव वन वो होते हैं जो नदियों और समुद्र के खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे हमारा सुंदरबन। और पर्णपाती पेड़ वो होते हैं जो साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी बचा सके। अच्छा, आगे शब्दशः लिखा है, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी पेड़ों का आकार त्रिकोण या कोन जैसा होता है। ऐसा इसलिए ताकि जब उन पर बर्फ गिरे तो वो टिके नहीं, बल्कि फिसलकर नीचे गिर जाए। ये भी प्रकृति का अनुकूलन है। अब वन्य जीवों की बात करते हैं। शब्दशः पढ़ता हूं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। तो जहाँ घने जंगल और नदियां हैं, वहाँ इतने तरह के जानवर मिलना बहुत ही स्वाभाविक है। जल जीवन के बारे में स्रोत में शब्दशः लिखा है, नदी के साफ जल
झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। क्योंकि नदियां आसपास हैं तो मछली आसानी से मिल जाती है और धान की खेती से चावल, तो मछली चावल वहां का सबसे प्राकृतिक भोजन बन गया। हाँ, अब एक बहुत ही खास जीव के बारे में बॉक्स दिया है, मैं इसे शब्दशः पढ़ता हूं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुसु डॉल्फिन को आप एक इंडिकेटर या संकेतक मान सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल साफ पानी में ही जिंदा रह सकती है। तो मतलब अगर किसी नदी में ये डॉल्फिन है तो पानी साफ है। बिल्कुल। और अगर वो मरने लगे तो समझ जाइए कि पानी में जहर यानी औद्योगिक रसायन मिल चुका है। स्रोत में एक और बॉक्स है, शब्दशः लिखा है, नमामि गंगे कार्यक्रम को गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए शुरू किया गया है। हाँ, क्योंकि हमने अपनी नदियों को इतना प्रदूषित कर दिया है कि अब उन्हें बचाने के लिए ऐसे बड़े सरकारी कार्यक्रमों की जरूरत पड़ रही है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है शंकुधारी बांस और मैंग्रोव के पेड़, एक गैंडा, बाघ और मगरमच्छ की तस्वीरें, और साथ ही अंधी डॉल्फिन की एक तस्वीर और नमामि गंगे कार्यक्रम का लोगो। ये सभी चित्र इस बेसिन की विविधता को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। अब 8वें सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो शहर, उद्योग, यातायात और पर्यटन पर है। मैं स्रोत को शब्दशः पढ़ता हूं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। ये सभी हमारे देश के बहुत ही पुराने और घनी आबादी वाले शहर हैं। प्रदूषण के बारे में स्रोत में शब्दशः लिखा है, इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। और यही वो गंदा पानी है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जो सुसु डॉल्फिन और बाकी जलीय जीवों की जान ले रहा है। कारखानों का बिना साफ किया हुआ पानी नदियों के लिए जहर है। हाँ, एक और बॉक्स यहाँ दिया है स्वच्छ भारत मिशन का, मैं शब्दशः पढ़ता हूँ। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ये कदम भी उसी दिशा में है ताकि शहरों की गंदगी को सही तरीके से मैनेज किया जा सके और वो नदियों में ना जाए। यातायात के बारे में स्रोत में शब्दशः लिखा है, बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई अड्डे भी स्थित हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहां समतल जमीन होती है वहां हर तरह का ट्रांसपोर्ट, सड़क, रेल, हवाई जहाज और जहाज आसानी से विकसित हो सकता है। अब पर्यटन के बारे में शब्दशः पढ़ता हूं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। पर्यटन से न सिर्फ लोग हमारी संस्कृति और प्रकृति को देखने आते हैं, बल्कि इससे वहां के लोगों को बहुत बड़ा रोजगार भी मिलता है। यह इस पूरे बेसिन की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ प्रदूषित नदी और वाराणसी के घाट का दृश्य और दूसरी तरफ पर्यटन स्थलों में ताजमहल, एक बौद्ध स्तूप और काजीरंगा के गैंडे का चित्र है। यह चित्र भी यही दिखाते हैं कि एक तरफ हमारा गौरवशाली इतिहास और प्रकृति है और दूसरी तरफ प्रदूषण की कड़वी सच्चाई। अब हम अपने आखिरी यानी 9वें सेक्शन पर पहुंच गए हैं, जहां एक केस स्टडी और क्रियाकलाप है। मैं पहले केस स्टडी शब्दशः पढ़ता हूं। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतीवाली मौन गांव में रहता है। वह गांव के अन्य मछुआरों के साथ मिलकर चाप झील को साफ कर उसमें मछलियां पालता है। चाप झील या ऑक्सबो लेक वो झील होती है जो नदी के घुमाव से कटकर अलग बन जाती है। अच्छा, आगे शब्दशः लिखा है, झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलेनेरिया हाइड्रला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है
वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। देखिए विनोद ने कितनी समझदारी से काम लिया। जो खरपतवार या जंगली घास झील में उग रही थी, उसने उसे नष्ट करने के बजाय उन मछलियों को पालने के लिए इस्तेमाल किया जो उस घास को खाती हैं। ये तो बहुत स्मार्ट है। अब मैं एक क्रियाकलाप शब्दशः पढ़ता हूं जो मृदा संरक्षण पर है। एक ही आकार के 3 छोटे डिब्बे लें। एक में सिर्फ मिट्टी डालें, दूसरे में मिट्टी के साथ कुछ पौधे लगाएं और तीसरे में मिट्टी के साथ घास लगाएं। जब आप तीनों पर पानी डालते हैं तो पहले डिब्बे से बहुत सी मिट्टी बह जाती है, जबकि पौधे और घास वाले डिब्बों से पानी साफ निकलता है। ये प्रयोग बिल्कुल वही साबित करता है जो हमने अमेज़न के जंगल कटने के बारे में बात की थी। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ कर रखती हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी। यहाँ चित्र में दिखाया गया है विनोद की चापरपल झील और वो 3 डिब्बों वाला प्रयोग, जिसमें एक डिब्बे से गंदा पानी और बाकी से साफ पानी निकलते हुए स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब मैं आखिरी में जो सारांश की टेबल है उसकी मुख्य बातें शब्दशः पढ़ देता हूँ। अमेज़न बेसिन में गर्म और नम जलवायु, सघन वर्षावन और कर्तन एवं दहन कृषि है, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र में मानसूनी जलवायु, उपजाऊ मैदान और वेदिका कृषि है। तो इस पूरी तुलना से ये साफ हो जाता है कि अमेज़न का पर्यावरण वहाँ के लोगों को एक अलग तरह की जीवन शैली देता है और गंगा ब्रह्मपुत्र का पर्यावरण यहाँ के लोगों को एक बिल्कुल अलग जीवन शैली देता है। हाँ, तो हमने देखा कि अमेज़न के घने जंगलों से लेकर गंगा के उपजाऊ मैदानों तक इंसान का रहन सहन पूरी तरह से उसके आसपास के पर्यावरण पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।